नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कोविड के मामले को लेकर सरकार लगातार संजीदा दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए कड़ी पाबंदियां लागू कर दी है, जिसके तहत अब प्रदेश में मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वालों के लिए 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। और वहीं 1 जून तक सभी यात्री वाहनों का संचालन 50% क्षमता के साथ ही होगा। बाबा रामदेव के एलोपैथी को लेकर दिए बयान का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने उन्हें लीगल नोटिस जारी किया है। वही मामले में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि भारत में कानून है और कानून अपने हिसाब से ही काम करता है। कानूनी कार्रवाई के तहत ही IMA ने बाबा रामदेव पर 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगोगे ने पर उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। रामदेव जी और IMA एसोसिएशन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है और जैसे कि आज मुझे मालूम हुआ कि IMA ने रामदेव पर 1000 करोड़ के मानहानि का दावा किया। भारत में कानून है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून अपना काम करेगा। अब मोहन से देहरादून के बीच के जंगलों में भी मोबाइल की घंटी सुनाई देगी। दरअसल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसके लिए पहल की है, जिसके बाद 12 किलोमीटर क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही आशारोड़ी डाटकाली से लेकर मोहंड तक मोबाइल टावरों की स्थापना हो जाएगी। इसके लिए भारतीय दूरसंचार विभाग और रिलायंस टेलीकॉम ने इस क्षेत्र में 5 से 7 स्थान मोबाइल टावर लगाने के लिए चिन्हित कर लिए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश वन विभाग की सीमा के अंदर आने वाली 4 लोकेशन के लिए सांसद अनिल बलूनी ने यूपी के वन मंत्री दारा सिंह चौहान से चर्चा की। इसको लेकर उन्होंने सहर्ष सहमति देते हुए अपने अधिकारियों को उक्त क्षेत्र में सहयोग करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार की अनापत्ति और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद तेजी से टावरों की स्थापना का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। राजधानी देहरादून में भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खाना वितरण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दून अस्पताल के आसपास गरीब लोगों को खाना वितरण किया और साथ ही कोविड से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया। मीडिया से बात करते हुए मंडल अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कहा कि भोजन वितरण कार्यक्रम के साथ साथ ऑटो एम्बुलेंस और राशन बैंक की भी शुरुआत की जाएगी, जिसके माध्यम से हर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों तक सहायता पहुंचाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पिछले कोरोना काल में भी और इस बार कोरोना काल में भी सेवा ही संगठन कार्यक्रम को लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी व महानगर के सम्मानित अध्यक्ष सीताराम भट्ट जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी और हमारे क्षेत्र के जो विधायक खजानदास जी, उनके नेतृत्व में लगातार आज 16वें दिन भी भोजन वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। ये पर्टिकुलर यहाँ नहीं, ऑल ओवर पूरे जिलों के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, हर वार्ड्स के अंदर इन चीज़ों की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। एलोपैथिक चिकित्सा को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव और IMA के बीच चल रहा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को IMA बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस भेजकर कार्रवाई करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। तो वहीं आज फिर बाबा रामदेव ने एक और विवादित बयान दे दिया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रामदेव बाबा कह रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को अरेस्ट कर सके। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर #अरेस्ट बाबा रामदेव ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंडिंग पर रामदेव की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा रामदेव को अरेस्ट कर पाए या फिर गिरफ्तार कर सके। उनका यह बयान विवाद में आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि
क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही टॉप पर पहुंच जाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तराखंड में कोविड से मरे गए करीब 400 लोगों की लावारिस अस्थियों को हरिद्वार में के सती घाट पर पूरे विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित किया गया। दरअसल कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के बाद परिजन डर के चलते उनकी अस्थियों को भी लेकर नहीं गए, जिसके चलते उनकी अस्थियां विभिन्न शमशान घाटों पर लावारिश की तरह पड़ी हुई थी। ऐसे ही करीब 400 लोगों की अस्थियों को श्री राजमाता झंटेवाला मंदिर के स्वामी राजेश्वर नंद महाराज ने अपने अनुयायियों के साथ दिल्ली के विभिन्न शमशान घाटों से एकत्रित किया और उनकी मुक्ति के लिए सभी को लेकर अपने हरिद्वार के कैलाश गली आश्रम में लाए, जहां पर भजन कीर्तन करने के बाद सभी अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया गया। जब से कोरोना शुरू हुआ है, हम आज पहले भी मैं कई बार लाता रहा हूँ, आज तीसरी बार हम कोरोना मृतकों की अस्थि अवशेषों को, जिसको हम सनातन धर्म में फूल कहते हैं, फूलों को लेके आए हैं। 350 से 400 मृतकों के आज हम अस्थि अवशेष लेकर आए हैं, जिनका गंगा में विधि पूर्वक सनातन धर्म की विधि के अनुसार उसका विसर्जन किया जा रहा है। हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये पूरा साइंस है, इसको सिर्फ कर्म कांड से तक मत समझ लो। हल्द्वानी की सब जेल में 6 मार्च को इलाज के दौरान काशीपुर निवासी एक बंदी की मौत और मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर बंदी को मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी, जिसकी जांच प्रशासन के द्वारा की गई थी, जिसके बाद परिजनों ने न्यायालय में जेल प्रशासन के खिलाफ गुहार लगाई। वहीं मामले में उच्च न्यायालय ने कान्हा हल्द्वानी को निर्देशित किया है कि दोषी बंदी रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं इसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद हल्द्वानी कोतवाली में सब जेल हल्द्वानी के 4 बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी सब जेल में एक बंदी के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसके परिजनों के द्वारा ये तहरीर दी गई है न्यायालय में। माननीय न्यायालय के आदेश से 156(3) CRPC के अंतर्गत कोतवाली हल्द्वानी में ये अभियोग पंजीकृत किया गया है हत्या का। इस पर थानाध्यक्ष द्वारा, जो कोतवाली के निरीक्षक हैं, उनके द्वारा विवेचना संपादित की जा रही है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब इस बंदी रक्षक की मृत्यु हुई थी, ये सूचना पुलिस के पास भी आई थी। इसमें तमाम सारे जितने मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाइयाँ होनी थी वो पूरी की गई। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने डंडेरा और भगेड़ी में करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोहनपुरा से लक्सर मार्ग पर करीब 8.5 किलोमीटर नाले के लिए भी धनराशि आवंटित करा दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि खानपुर विधानसभा में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। डंडेरा में सड़क का शिलान्यास करते हुए विधायक चैंपियन ने कहा कि उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि खानपुर विधानसभा में अधिक से अधिक विकास कार्य कराए जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए उन्होंने निधि से 22 लाख की धनराशि दी है। समय से, क्योंकि ये एक मार्ग जो है, यहाँ से जब भी आप देखते होंगे, यहाँ पर ये जो रुड़की लक्सर रोड है, इस पर आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है। और ये एक हमारा लिंक मार्ग था जो दिल्ली रोड को जोड़ता था, और ये इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि सारे स्कूल जितने भी और सब संस्थान हैं इसी रास्ते पे पड़ते थे। लेकिन माननीय विधायक जी से हमने आग्रह किया कि आप इसे सड़क को बनवाएं। उन्होंने हमें निश्चित तौर पर आश्वासन दिया कि जल्द ही 1 महीने के अंदर, और वो अपनी बात पे खरे भी उतरे। इसीलिए मैं आज कह रहा हूँ बड़े दिल के साथ कि इसीलिए उन्हें विकास पुरुष की संज्ञा दी गई। जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में हर आदमी के स्वास्थ्य के लिए काम किया और उसी के साथ साथ में क्षेत्र के विकास के लिए काम किया,
ये बहुत ही अच्छी सीख है और उत्तराखंड के और भी जितने विधायक हैं और भी जितने वो हैं उन्हें माननीय कुआं पर्यटन चैंपियन से सीख लेनी चाहिए। 3 साल से हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ था। पिछले मुख्यमंत्री जी कोई काम नहीं दे पाए थे, कारण मैं नहीं जानता हूँ। अब जो नए मुख्यमंत्री जी आए हैं वो पूरी गरिमा के साथ हमारा कार्य कर रहे हैं और इसी श्रेणी में मैं आपको बताऊं 2 महीने में मैंने 18.61 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत करा लिए। कोरोना में जब जनप्रतिनिधि अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मैं अपनी जनता के साथ में हूं और मेरे कार्यकर्ता जो मुझे इसमें प्रस्ताव दे रहे हैं, रवि राणा चेयरमैन ने मुझे प्रस्ताव दिया, मैंने कहा मैं 1 महीने में कराऊंगा और 3 हफ्ते में मैंने करा दिया। ये एक रिकॉर्ड बना है और आज मैं 4 करोड़ के लागत से 11 सड़क मार्गों का उद्घाटन कर रहा हूँ। ये तीसरा मार्ग है और 8 मार्गों का और मैं उद्घाटन कर रहा हूँ। आकलन में काट दिया गया था, लेकिन नाला हमने 8.5 किलोमीटर करवा दिया। हल्द्वानी में ड्यूटी के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों के खान पान की जिम्मेदारी शहर के मशहूर उद्योगपति गोपाल पाल और उनके समाजसेवी बेटे ओजस ने संभाल रखी है। पिछले 1 माह से जारी कोविड कर्फ्यू के दौरान शहर के चौराहों सहित दुर्गम इलाकों में तैनात 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रतिदिन बेहतरीन और स्वादिष्ट भोजन के साथ पानी की व्यवस्था का इंतजाम ओजस और उनकी टीम कर रही है। वहीं बातचीत के दौरान ओजस ने बताया कि लगभग 200 पुलिसकर्मियों सहित तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स के खाने के लिए बाकायदा एक कैंटीन हायर की गई है, जिसमें साफ सफाई और पौष्टिकता का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं पुलिस के जवान और पुलिस महकमे ने भी कोरोना काल में मिल रही सहायता के लिए आभार जताया है। हमने शुरू करी थी लास्ट ईयर कोविड में, हमने ये सेवा शुरू करी थी और इसमें हम कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के साथ कर रहे हैं और भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ और भी पूरा हेल्प कर रहे हैं। सारी प्रशासन के सारी देखते हुए चीज़ें जहाँ भी हम हेल्प कर सकते हैं उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो ये मेरे साथ जो खड़ी है पूरी मेरी टीम है जो सारा ऑर्गेनाइज करते हैं, सुबह से लेकर इवनिंग तक सारी चीज़ों को सेट करते हैं, सारी प्लानिंग एग्जीक्यूट होती है। तो ये सब हमारे साथ टीम बनकर आगे। अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया। किसानों के समर्थन में कार्यालय में ही धरना देकर जमकर नारेबाजी की गई और कहा कि कोरोना काल में सरकार ने 3 कृषि बिल वापस कर दिए हैं जिन्हें किसान नहीं चाहते। सरकार तत्काल कृषि बिलों को वापस ले। आपको बता दें कि तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हो गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, धोखा है कृषि कानून को वापस लो, जमीन हमारी नहीं चलेंगे दोस्त आओ। मुख्यमंत्री 6 माह से किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं और पिछले 6 माह से सरकार ने उनकी नहीं सुनी। इस कोरोना काल में सरकार जबरदस्ती 3 कृषि कानून लाई और उसने केवल भारत की अर्थव्यवस्था को ही चौपट नहीं किया बल्कि भारत में असंतोष की लहर पैदा की और जो कोरोना की वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण संभव है। तो हमारी मांग है कि जो तमाम लोगों के बलिदान हुए हैं, किसानों के 450 लोगों से ज़्यादा बलिदान हुए हैं, उन बलिदानों का आदर करें और तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लें और पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि का जो संकट है उसको भी दूर करें। और उसके विरोध में जो काला दिवस बनाया गया किसानों ने, उसका हम पूरा समर्थन करते हुए यहाँ पर अपने विरोध में बैठे हुए हैं। काशीपुर जनपद के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए मुखबिर की सूचना पर 3 तस्करों को घेराबंदी कर धर दबोचा, जिनके पास से 56 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों की कीमत बताई जा रही है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए काशीपुर सीओ अक्षय प्रहलाद कौंडे ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उन्हें न्यायालय भेज दिया है। ये कार्रवाई कर रहे सब लोग। कल जैसे कटोरा बांसफुड़ान चौकी इंचार्ज रविंद्र सिंह बिष्ट और बाकी उसकी टीम द्वारा बहुत ही अच्छे से फैजाना और उसके पति अमीर और उनके जो साथ फील्डर काम करते उन पर कार्रवाई की और रंगे हाथों उनको स्मैक के साथ पकड़ा गया। ये एक्चुअली काशीपुर में जो स्मैक का नेटवर्क चल रहा था, जैसे हमें अब कामयाबी मिल रही है, बरेली से भी हमें कुछ लोगों को जो निवासी बरेली के उनको गिरफ्तार किया, उनके इंटरोगेशन से बहुत सारा नेटवर्क समझ में आ रहा है।
सितारगंज में आप कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके किसान संगठनों के आह्वान पर 26 मई को काला दिवस मनाते हुए पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले आप कार्यकर्ता नगर में प्रदर्शन करते हुए मुख्य चौराहे पहुंचे और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 6 माह से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनका दुख दर्द समझने को तैयार नहीं है। आज हमने सितारगंज के अंदर मोदी सरकार का पुतला फूका है। हम मांग कर रहे हैं कि जो 6 महीने से किसान सर्दी में गर्मी में रात दिन एक करके वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये तानाशाह सरकार जो है आज किसानों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज किसानों को 6 महीने हो गए। 26 तारीख को उस विरोध में किसान संगठनों की तरफ से जो आह्वान हुआ था उसको लेकर आज हमने सितारगंज के अंदर मोदी जी का पुतला जलाया है और विरोध प्रदर्शन किया कि जितना जल्दी हो सके किसानों को हक मिलना चाहिए। हल्द्वानी क्षेत्र में एक कथित पत्रकार ने अपने ही ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा के साथ 2 साल तक शारीरिक शोषण किया। इसके बाद परिजनों को शक होने पर परिजनों ने पुलिस थाने में नाबालिग छात्रा से बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कथित पत्रकार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट बलात्कार मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया है। मामला बनभूलपुरा थाने का है। कल थाने में सूचना आई कि एक नाबालिग लड़की जो कि बनभूलपुरा एरिया में रहती थी और ट्यूशन पढ़ रही थी पिछले 2 सालों से, तो जो ट्यूशन पढ़ाने वाला जो आदमी था उसके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसकी सूचना जब परिजनों ने दी, इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी को पकड़ लिया है, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तमाम सारी जो पॉक्सो के अंतर्गत जितनी भी हमें कार्रवाइयाँ करनी होती हैं वो सभी पूरी की गई हैं और इसमें विवेचना जो है सक्षम विवेचक द्वारा करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। बीट में क्या बोलते हैं डाकघर वगैरह प्रदूषण हो गया और सर क्या बोलते हैं ये पानी हो गया, बिजली हो गया। क्या मामला सर? बीट है सर। मामला ये था कि वो जो लड़की है इकरा, वो मेरे पास पढ़ने आती थी रेगुलर ना, तो वो अपने घर पे जो 7 बजे पहुँचती थी, वो 6 बजे पढ़ा करके 5 बजे आती थी। मैं 6 बजे छोड़ देता था तो घूमने निकल जाती थी वो, मतलब 7-8 बजे वो घर पे पहुँचती थी। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, उसका भाई पूछता है, रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में, तो वो रेगुलर पूछता। अब वो कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो घर पे आ गया, पता नहीं। रुद्रपुर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने राधा स्वामी सत्संग व्यास रुद्रपुर में संचालित वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सेंटर पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलने पर जिलाधिकारी ने सचिव हरीश सेतिया और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग वैक्सीनेशन सेंटर में 1 अप्रैल से अब तक 15,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, टेम्परेचर जांच मशीन, सैनिटाइजर आदि की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। सत्संग के वैक्सीनेशन सेंटर पर उधम सिंह नगर जिले की जिलाधिकारी सम्मानित श्रीमती रंजना राजगुरु जी, उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना जी, एसडीएम नरेश दुर्गापाल जी और सीएमओ पंचपाल जी ने आज निरीक्षण किया, पूरी व्यवस्थाओं को देखा कि किस प्रकार यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है। और उन्होंने कहा पूरे जिले का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है और अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर रिकॉर्ड 2300 वैक्सीन लगाई गई और उन्होंने पूरे यहाँ व्यवस्थाओं को देखा। और जो हम यहाँ से भोजन लगभग 1000 पैकेट रोज मेडिकल कॉलेज, बॉर्डर या पुलिस या ESI यहाँ पर भी हम लोग पहुँचा रहे हैं, उसकी व्यवस्थाओं को उनको पैक होते हुए बनाते हुए देखा और बहुत उन्होंने तारीफ की इसके लिए। और उन्होंने यहाँ जो वैक्सीनेशन कर रही है बच्चियाँ द्रोण कॉलेज की, इनकी भी तारीफ की कि बहुत अच्छा कर रही है अपने अभी पढ़ाई के समय से इतना अच्छा नर्सिंग स्टाफ है ये। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए दूरस्थ शहरों में जाना पड़ रहा है और उनको वहां पर इलाज भी महंगा मिल रहा है, जिसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी द्वारा रामनगर के ग्राम पीरुमदारा में नीम करोली नामक एक कोविड-19 हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है, जिससे आसपास के दर्जनों गाँवों को राहत मिली है और सरकारी दरों पर इलाज भी मिल रहा है।
ये हॉस्पिटल नीम करोली बाबा हॉस्पिटल हम लोगों ने 15 अप्रैल को स्टार्ट करा है। बेसिकली स्टार्ट हमारा पहले से था, 5 अप्रैल से हमने ओपीडी स्टार्ट करी थी और 15 अप्रैल को ये महामारी दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर आ गई। अच्छा नहीं है कि ये इतनी बड़ी बीमारी की लहर हमारे देश में आई, जिसमें से रामनगर के और पीरमदारा, मालदन, सल्ट इलाका, चोरपानी, ये इतना बड़ा क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में एकमात्र कोविड सेंटर बाबा नीम करोली हॉस्पिटल को बनाने का मौका शासन ने दिया। हम लोगों ने गुहार लगाई, शासन ने पूरी हमारी मदद करी इस चीज़ में। इसमें हमारे डीएम साहब, बल्कि मुख्यमंत्री स्तर साहब से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हम लोगों को परमिशन इसकी मिली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।